अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। खबरदार होशियार, शहरियों के अरबों रुपए मालियत के प्लॉट्स खतरे में। कराची में जालसाजी का नेटवर्क सरगर्म और हालिया वारदात जो हुई है वो PCHS में हुई, जहां पर 29 प्लॉट्स जो हैं वो जालसाजी के ज़रिए निपटा दिए गए हैं। ओरिजिनल फाइल्स जो हैं उनको रिकॉर्ड से गायब करके और फिर एक गठजोड़, इस गठजोड़ में रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग भी शामिल, इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वहाँ के अफसरान भी इसमें शामिल, और बहुत बड़ी ये वारदात हुई है। ये किस तरह से सारा मामला सामने आया, क्योंकि ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मामला सामने कैसे आया, फिर उसके बाद अब जो अपडेट हैं इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूंगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार के चीफ रिपोर्टर हैं आज न्यूज़ के। इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल में, इसके अलावा नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और PCHS के UC चेयरमैन भी हैं। तो उनसे ज़्यादा मालूमात मैं नहीं समझता कि किसी और के पास होगी इस पर्टिकुलर अगर PCHS के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है इन केसेस को लेकर। हसन बख्शी चेयरमैन आबाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इक़्तिदार, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, ये मामला हुआ क्या है, बताइएगा। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर आज प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इस प्रोग्राम से हम ये बात अपने नाज़रीन को बताएंगे कि कराची में किसी के भी माल, फिर जान, फिर हम कहें कि एसेट्स वो ख़तरे में हो सकते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा, यानी कि नाम ले रहे सीधा सदर पाकिस्तान की, जो ननियाल में ये जो अफंदीज़ जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने कुछ जायदादें जो हैं वो अपनी बेची या फ़रोख्त की। तो उनमें से एक अदद जो प्लॉट था वो PCSH ब्लॉक 2 अल्लामा इकबाल रोड के ऊपर था। वो प्लॉट जो है वो ले लिया, यानी कि जो उनकी हमशीरा हैं अदी फरियाल तालपुर के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने अपनी खाला से वो प्लॉट ले लिया। ज़रा ये कहते हैं कि वो प्लॉट उन्होंने अपनी बेटी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, बड़े लोग हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो प्लॉट लिया और भूल गए, बेटी को फाइल दे दी कि भाई ये तुम्हारा है। आज से कोई 10 महीने या 11 महीने पहले वो किसी काम के सिलसिले में एक मशहूर ब्यूटी पार्लर चेन है, वहाँ गई, तो वापसी पे ड्राइवर को कहा कि यार चलो लो चक्कर काटते हुए चलते हैं वहाँ से। ड्राइवर को कहानी सुनाई, या साथ जो लोग बैठे हुए थे कि यहाँ भी यार हमारा कुछ एसेट्स है। अच्छा, अब अल्लाह को यही मंजूर था, जब एसेट के पास पहुँचे तो वहाँ पे तामीरात हो रही थी। अच्छा, उस पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर तामीरात हो रही थी। एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका था, दूसरे पे काम जारी था। तो ख्याल आया कि हो सकता है यार बेटी ने बनाया हो, लेकिन इन्फॉर्म ही कर देती तो हम बनवा देते। फ़ोन घुमाया तो पता चला कि नहीं, हमने तो देखा तक नहीं आज तक वो प्लॉट कि वो बन रहा है वहाँ पर। अच्छा, फिर आपको पता है कि वो शख्सियत कैसी है, सारे जो चीज़ें हैं, लोग सबको खटखटाया गया कि जनाब आ जाओ, ये क्या हो रहा है। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ये तो मैंने फ़लाने साहब से ख़रीदा है। अच्छा, वो कहें यार ये फ़ाइल तो हमारे घर में पड़ी है ये जो भी जिसका नंबर है यहाँ पर तो ये काम हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस टाइम एक्शन हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस में। मंसूर सुमरो साहब थे, वहाँ पहुँची पुलिस सबसे पहले। मंसूर सुमरो को कहा कि जनाब ये रिकॉर्ड आप बताएं। तो रजिस्ट्रार इंकशाफ हुआ कि उनका रजिस्टर्ड नंबर होता है 40 या 39, जिसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो है ही नहीं, वो गायब है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रजिस्टर्ड नंबर 40 या 39 होता है, इसमें खातों की एंट्री होती है, वो रजिस्टर ही वहाँ से गायब है। अब मंसूर साहब जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी मैं तो 1 महीना हुआ यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ हूँ। इससे पहले यहाँ पर एक पेशकार साहब थे जिनका नाम था मुनव्वर धारेजो, और उनके पास ही चार्ज था ये सब रजिस्ट्रार का। वही ज़मीनें लीज करते थे। अब जब उनको अप्रोच हुआ, धूम मची, इधर उधर पुलिस पहुंची, ये वो,
जाहिर के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अच्छा फैमिली वो वो तो, हाँ, आप समझ सकते हैं। मैं क्या सदर पाकिस्तान की हमशीरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और आप जानते हैं सब लोग, पता है आपको, सारी हुकूमत हिल गई। उसमें ये हुआ कि जनाब फिर पकड़ो धकड़ो ये मुनव्वर धाराजो को पकड़ा। अच्छा, मुनव्वर धाराजो साहब इसके अलावा गडाप और क्लिफ्टन में भी रजिस्ट्रार रहे इस PCHS के अलावा यहाँ पे। अच्छा, अब जब उनसे रिकवरी हुई रजिस्टर नंबर 40 की, तो मालूम हुआ कि वो तो खाते ही सारे उन्होंने तब्दील कर दिए। मिसाल के तौर पर मुनव्वर धाराजो ने उस प्लॉट को अपने भाई का शो किया और भाई का शो करके उसको आगे बेच दिया, और बेचा भी किसी छोटे मोटे बिल्डर को नहीं। उसके बारे में भी कहते हैं जनाब वो कोई बहुत बड़ी फिल्म थी, ठीक, जिसने ख़रीदा, ठीक, और उसने तामीरात भी शुरू कर दी। अब वो जब उसको पकड़ लिया, धकड़ लिया, पुलिस में पहुँचे, इधर उधर ओरिजिनल खाते हैं, तो मालूम चला कि 20 प्लॉट तो PCHS के अंदर है, 20 या 22 सर ठीक करेंगे, 29 है। उसके अलावा 5-6 प्लॉट क्लिफ्टन में है और 3-4 प्लॉट जो है गडाप में, जो उन्होंने इस तरह खाते वाते तब्दील कर दिए। फिर जिम्मेदारी लगाई गई पीपल्स पार्टी के लोगों की कि जो लोग PCHS में रहते हैं उनसे रब्ता करें। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ज़रा रुकते हैं जी। सैफ भाई, ये आप UC चेयरमैन भी हैं PCHS के, तो आपने तो सुबह दोपहर शाम रात इस तरह की कहानियाँ सारी आती होंगी। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में जिनका शुमार है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक आम पाकिस्तानी और स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ जमा पूंजी से जायदाद बना के, वो तो फिर कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में और ख़ासतौर से कराची में अब जो है ना, करप्शन और अकरबा परवरी दो से गुधा हुआ एक सिस्टम चल पड़ा है। हाँ। अच्छा, अकरबा अपने करीबी अजीज़ों को, करप्ट अजीज़ों को लगाया जाता है मुख्तलिफ अहम ओहदों पर जहाँ पर खूब माल बन सके, और जब वो करप्शन करते हैं तो फिर उनको बचाते कौन है? उनके ऊपर वाले। ये जो का पूरा सिलसिला हुआ है ना, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको बड़ी मज़ेदार स्टोरीज की सुनाता हूँ। बिल्कुल, कि मैं चूँकि देखें PCHS की UC का तीसरी दफ़ा चेयरमैन बना हूँ, नाजिम था, 2001 से बनता चला आ रहा हूँ, तो ये बहुत सारे वाक़यात मेरे इल्म में हैं। ये क्या एक काम तो ये लोग ये करते हैं जो विद योर परमिशन, मेरे ख्याल से हसन बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जी बख्शी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त हम जी, मैं मौजूद हूं, सैफुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, इख्तिदार अनवर भी मौजूद हैं, और सैफ साहब जो है बड़ा दिलचस्प एक वाकया सुना रहे हैं। उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी सैफ साहब। जनाब, इससे पहले तो ये लोग ये करते थे, बड़े तवील अरसे से कर रहे थे। एक ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस है ये सिटी कोर्ट के अंदर, ओल्ड रिकॉर्ड एक वहाँ पर होता है, तो ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस वहाँ पर है सिटी कोर्ट के अंदर। उसमें जो पुराना रिकॉर्ड है, पहले होता ये था कि पहले चूंकि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं था, माइक्रो फिल्मिंग नहीं होती थी, तो होता ये था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता था, सेल डीड है, लीज है, उसके 3-4 उसकी वो बनती थी कॉपियाँ, जिनमें से एक कॉपी वहाँ पर रजिस्टर के अंदर पेस्ट कर दी जाती थी। अच्छा। और बाकी डॉक्यूमेंट आपके हवाले कर दिए जाते थे। तो एक तवील अरसे से क्या कारोबार जारी था कि ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर ये पूरा जो एक गैंग, एक नहीं है बल्कि कई गैंग है, आपको ये बता दूं। हाँ। अच्छा, ये करते ये हैं कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ढूंढते रहते हैं। हाँ। वहाँ पर जाकर फिर उन प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मालूम करते हैं, जाली डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जाली मोहरे लगवाते हैं, और पुराना जो आपका रिकॉर्ड है, जो असल रिकॉर्ड है, उसको रिप्लेस किया और नई चीज़ उस पर चिपकवा दी। अच्छा, पुराने नंबर डाल के नई चीज़ वहाँ पर पेस्ट कर दी। हाँ। और उसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट बना उसके बुनियाद पर आगे भेज दिया मकान। अब अगर जब आप अपना क्लेम करेंगे और जो नया आदमी है वो सामने आएगा, तो नए वाले आदमी के डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर तस्दीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जब जाएगा ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस में तो वो कहेंगे साहब जो चिपकी हुई चीज़ है पुरानी, वो तो ये वाला डॉक्यूमेंट है जाली, जिसको वो असली समझ रहे हैं। तो ये धंधा बहुत अरसे से चल रहा था। अच्छा, अभी इस वक्त तो फिर कमाल कर दिया। इस वक्त कमाल इन्होंने किया, अब तो चूँकि सारा माइक्रो फिल्मिंग सिस्टम आ चुका है, इस वक्त सारी चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं, बाकायदा उसका कंप्यूटराइज हो रही हैं। तो मुनव्वर धाराजो साहब ने ये कमाल दिखाया, उन्होंने कहा यार छोटा मोटा हाथ नहीं मारना चाहिए, अब बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि छोटे काम छोटे लोग करते हैं, हम जो हैं बड़े आदमी के आदमी हैं, हमें बड़ा काम। उन्होंने क्या किया कि 29 प्रॉपर्टीज PCHS की ढूंढी जो बहुत पुरानी, क्योंकि PCHS 1947 की सोसाइटी है। हाँ। पुरानी जायदादें पड़ी हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, कराची से बाहर रह रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ढूंढा और उन सब के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए। अच्छा, मज़ेदार बात ये, कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स तो वो हैं जिसके अंदर एक सीक्वेंस मिलता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने उसके मेरे नाम से एक जाली पावर बना ली, उस पावर पे आगे उसको बेच दिया। एक उन्होंने ये किया कि जाली पावर बनाने की भी जहमत नहीं की। अच्छा। बल्कि बिल्कुल जाली डॉक्यूमेंट एक बनाया, तैयार किया, उसको रजिस्टर करवाया
और उसको माइक्रो फिल्मिंग में भेज दिया। इसमें भी तमाशा हुआ। तमाशा क्या हुआ कि जब माइक्रो फिल्मिंग में भेजा तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हमने ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा ली। तो जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने सब रजिस्ट्रार के रजिस्टर करवाई, माइक्रो फिल्मिंग में उनमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम तब्दील कर दिए। यानी इतना बड़ा धंधा किया। अच्छा, मज़ेदार बात ये जो ये हमारे भाई फरमा रहे हैं कि ये जरदारी साहब की हमशीरा की प्रॉपर्टी आने के बाद नहीं, ये पता पहले लग गया। PCHS वालों को पहले पता लगा, PCHS वालों ने इसके बाद अखबार में इश्तिहार छपवाए, सारी चीज़ें की उसकी। लेकिन मुनव्वर धारी जो इतना पावरफुल आदमी है कि वो बड़े इत्मीनान और सुकून से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा रहा। लेकिन भला हो, यानी मैं कहता हूँ, चले कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये हुआ कि जरदारी साहब की बहन की जो प्रॉपर्टी है, जब उस पर हाथ पड़ा तो फिर ये सारा का सारा मामला सामने आया और मुनव्वर धारी जो पकड़े गए और शायद बाहर भी आ गए वो। अच्छा, ये मुनव्वर धारीजो जो है ये पेशकार थे, सीनियर क्लर्क सब रजिस्ट्रार 1 जमशेद टाउन। और फिर जो मुडस ऑपरेंडी था उसमें जनाब इन्होंने अपने वकार अली धारीजो जो इनके भाई हैं उनके नाम भी प्रॉपर्टी जो है वहाँ से निकली है। इसके अलावा शकील अहमद धारीजो ये भी इनके दूसरे भाई हैं जो कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी वहाँ से निकली है। फिर तुफैल अहमद धारीजो ये इनके नेफ्यू हैं, इनके नाम पे भी निकली है। और एक रफ़ीक अहमद साहब जो हैं जो कि इनके को विलेजर थे, इनके देहात में गांव में साथ रहते थे, ये वो भी उन्होंने भी इससे इस्तेफादा किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद। जी, आबाद के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि PCHS में आपको कभी इस तरह आप कभी केम क्रॉस हुए इस तरह की सिचुएशन में कि जनाब कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह का कांड किया गया हो? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के काम लिमिटेड PCHS तक नहीं है, पूरी कराची में हो रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी का तो मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, वो जमशेद टाउन की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर भी किसी साहब ने और मैंने जस्टिस वहीदुद्दीन से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब मेरे जिनसे मैंने ली थी, उसके भी कागजात बना के ये लोग ले आए। सो ये पूरा रैकेट है जो काम कर रहा है। और एक्चुअली फेलियर ऑफ जुडिशल निज़ाम भी बहुत बड़ा है। इन लोगों को ना सज़ा मिलती है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई काम होता है। ये ट्राई करते रहते हैं, चंद शरीफ लोग फंस जाते हैं इनके चक्कर में, उनसे पैसे देके उनकी प्रॉपर्टियां उन्हीं को वापस करते हैं। तो देखिए, ये हमारे निज़ाम का फेलियर है। ये हमारे पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया जाए। क्यों दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में हो रहा है, या हमारे 1.5 घंटे दूर दुबई में ये नहीं हो रहा है जो हो रहा है? तभी तो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और जो कर चुके हैं वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, जिसने भी लफ्ज़ अभी कहा साहब ने कि ये जरदारी साहब की बहन की प्रॉपर्टी निकली, तो ये लोग अनर्थ हुए, ये लोग नजर आए। वरना ये गोरख धंधा तो चल ही रहा था और आज भी नहीं। लेकिन ये गोरख धंधा किसी के तो आशीर्वाद से चल रहा होगा ना, ये ऐसे मतलब इंडिविजुअल्स तो नहीं चला रहे होंगे सर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो करप्ट है ना वो ज़्यादा खुशहाल है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, लॉस से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, और मजबूत लोग भी उसके साथ ही खड़े रहते हैं। इसमें क्या दो राय है? अगर ऐसा नहीं होता तो किसी की मजाल है, आपकी मजाल है, आप कर सकते हैं, ये मेरी मजाल है, या यहाँ आपके पास जो लोग बैठे हैं उसमें से कोई कर सकता है ऐसा काम? कोई नहीं कर सकता। ये जब तक उसको पीछे से सपोर्ट नहीं हो, उसको पता, वो वहां पर महीने के पैसे नहीं देता हो, उसको पता नहीं हो कि अगर पकड़े भी जाऊंगा तो मैं पैसे देके छूट जाऊंगा, तो ये सब चीजें तो होंगी और हो रही हैं, और हम सब खामोश तमाशाई बन के उसको देख रहे हैं, और लोग लुटते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इक़्तिदार ये बताइएगा, इससे पहले जब भी कभी बात हुई कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से और ऐसी चीज़ों में, तो हमेशा SBCA, KBCA ये डिपार्टमेंट जो है वो इनके ऊपर पकड़ा भी जाता था और कसूरवार भी ठहराया जाता था। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि और दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और एक और बात जो बड़ी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन क्योंकि उसमें हमेशा फिर कहा जाता है कि आप शायद लिसानियत को रंग दे रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे धारीजो, जहर, केरियो, सुमरो, खासखेली, चना, रिंद,
ये क्या इसमें कोई मुकामी अफसर आपको नज़र आ रहा है? ये सारे इंटीरियर से पोस्टिंग है, इसके ऊपर क्या कहेंगे इक़्तिदार? क्योंकि ये बहुत ही मैं इसको उस तरह से नहीं लेना चाह रहा कि इसमें किसी किस्म की कोई लिसानियत आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे इक़्तिदार। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में ये फील कर रहा हूँ कि जो कराची की सबसे बड़ी दावेदार जमात बनती है, उनका बंदा नहीं, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा, हुआ कुछ यूँ है बदकिस्मती से कि आप जो बोते ना वही काटते हैं। आपने जो बोया, अच्छा यहाँ ये बात कहने में हर्ज नहीं है कि शहर में, इमरान भाई अगर आपको याद हो कि वो जो चाइना कटिंग की जो एक टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई, वो बदकिस्मती से सदर मुशर्रफ के दौर में बहुत तेज़ी के साथ उसने ग्रोथ हासिल की। बहुत सारे शहर में, सैफ साहब बैठे मेरे पड़ोस में, अपोजिशन लीडर भी हैं, कोरंगी, औरंगी, स्कीम 33, स्कीम 42, बख्शी साहब से पूछें स्कीम 33 में, स्कीम 42 में कितने लोगों के लीगल प्लॉट जो हैं उनका स्टेटस रात गए तब्दील कर दिया जाता। जब आपको ज़मीन बेची जाती है तो बताया ये जाता कि भाई इक़्तिदार साहब जो है ना वो इनके 1942 से ऑनर हैं, जबकि जिस तरह सैफ भाई ने बताया कि वो स्टिकर तो 3 महीने पहले ही चिपकाया जाता था। अगर आप फाइल लेके कहीं जाएं KDA में, KMC में, सब रजिस्टर ऑफिस में, तो वो तस्दीक करके दी जाती थी फाइल के, यार ये तुम जो चीज़ खरीद रहे हो वो ओरिजिनल है। मतलब नेशनल टावर की मिसाल हमारे सामने इधर ही यहाँ पे वाक़या हुआ था, थोड़ी सी 3, 4, 5, 6 गज 10 गज ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा वाक़या सामने आया, लेकिन जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, उनके जो सेक्रेटरीज लगाए गए, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए, वो पहले हम में से थे, उर्दू बोलने वाले थे। उन्होंने जो बेईमानियाँ करना शुरू की, फिर लोगों ने देख लिया, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। ये साबित हुआ कि इसमें रंग, नस्ल, कौमियत का कोई लेना देना नहीं है। मासूम सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला, मैं और जिसको मौका मिला उसने दबा के। मैं इमरान भाई आपको भी ये बताना चाहता हूँ, सैफ भाई मेरे पड़ोस में हैं, हसन साहब लाइन के ऊपर हैं, कराची में सुरजानी टाउन के इलाके में हर किस्म की रंग व नस्ल, बल्कि गैर मुल्की बाशिंदे कहने दीजिए मुझे, अफगानी बाशिंदे मिल के गठजोड़ के साथ लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं, सरेआम गैर कानूनी प्लॉट बेच रहे हैं, तामीरात हो रही है। इस मामले पर भी सब मैं कंटिन्यू करूंगा। हमारा पूरा पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सैफ साहब, अब ये साबित हुआ कि इस करप्शन में फ़िरक़ावारियत, रंग नस्ल का कोई लेना देना नहीं है। कराची में जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत बड़ा अमल दखल चाइना कटिंग करने वालों ने ये राह दिखाई है। सैफ साहब, चाइना कटिंग करने वालों ने ये राह दिखाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वैसे ये काम चाइना कटिंग करने वालों से पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले ये काम लिमिटेड था, लेकिन ये काम बढ़ते बढ़ते इतना पहुँच चुका है कि चूँकि सिंध हुकूमत है ना, और सिंध हुकूमत के लोग आपको पता है कि ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए कराची में, अब पूरी कराची में यही लोग आपको हर जगह नज़र आते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे कराची के अंदर इस वक्त ज़मीनों के नाम पर जो फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे हैं, जिस तरह कब्ज़े हो रहे हैं, जिस तरह डबल, तमाम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सिवाय चंद पुरानी सोसाइटियों के, जैसे PCHS पुरानी सोसाइटी है, शायद यहाँ पर नहीं होगा, और सोसाइटियों में नहीं होगा, लेकिन जितनी स्कीम 33 की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर लोगों की डबल फाइलें, ट्रिपल फाइलें, चबल फाइलें बना देना। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पूरा इस बदमाशी के अंदर इन्वॉल्व है कि वहाँ पर आप सोचिए कि प्राइवेट लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, यानी चलती हुई सोसाइटी का जो निज़ाम है, इंतज़ामिया, उसको हटाते हैं, कहते हैं कोई भी इल्ज़ाम लगाकर, और प्राइवेट बंदे को, जिसका ना कोई नाम है ना पता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और वहाँ फाइलें तब्दील कर देता है, तबाही फिर देता है। आप जब जाते हैं, आप पहुँचते हैं, मेरी खुद एक जगह मेरे अब्बा ने मुझे प्लॉट लेके दिया था, अलगून सोसाइटी है, मैंने जब 40 साल बाद जाके मालूम किया, कहने लगे जी आपकी तो फाइल ही नहीं मिल रही। बड़ी मुसीबत से हमने मिलने तरले करके, धमकियाँ देकर, जो भी है वकालत की, उनसे फ़ाइल बहाल करवाई। तो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो स्कीम 33 की एमआईए हो रहा है, जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर ये वाला धंधा मैंने बताया हो रहा है। तीसरा एक और धंधा हो रहा है, यही ग्रुप क्या कर रहे हैं कि आपसे आपका मकान किराए पे लिया और उस पर ताला डाल दिया। आपने कहा भाई आप ना किराए दे रहे हैं ना रह रहे हैं, कहा जी अब आप ऐसा करेंगे 50 लाख रुपए दे दो, आपका मकान आपको वापस मिलेगा, और वरना ये आप देख लीजिए गोली, समझे ना।
अब आप 50 पे, 30 पे, 40 पे जहाँ आपकी सेटिंग हुई आपने उनको इस तरह के इतने सारे ग्रुप्स चल रहे हैं। हुकूमत को पूरा इनका इल्म है, पुलिस को इनका पूरा इल्म है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह ऑन बोर्ड है, सारे काम सारे के सारे मिलकर कर रहे हैं। और अदालतें, देखिए मैं अब आखिर में सबसे बड़ा इल्ज़ाम किसको दूंगा, अदालतों को। मैं खुद वकील हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अदालतों की जो इनफेक्टिवनेस है, इनएफिशिएंसी है, उसकी वजह से ये पूरे के पूरे धंधे और ये जालसाजों और फ्रॉडियों के ग्रुप जो हैं पनप रहे हैं, पल रहे हैं, ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इतने ये दीदत दिलेर लोग हैं, आप यकीन माने कि किसी से नहीं दबते। आप क्या समझते हैं कि ये सारा काम रुक गया? ये काम कहीं भी नहीं रुका, ये काम रुकेगा ही नहीं। आप ओल्ड रिफॉर्म नहीं, यानी इस पर्टिकुलर केस में भी आगे मतलब कुछ भी नहीं है, कर लिया, लेकिन वो चल रहा है, सारा काम धंधे चल रहे हैं लोगों के अभी भी। कुछ भी नहीं है। हसन साहब को ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बात और बताऊं, वज़ीर आला साहब की जो इंस्पेक्शन टीम है उसके तहत एक कमेटी बनी, उस कमेटी के एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, कहने लगे यार कुछ भी नहीं होगा, खामखा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है ना, और वाकई वक्त का दिया हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। जी, इख्तिदार। अच्छा देखिए, हुआ कुछ यूँ, जिसमें वकील साहब भी हैं माशाल्लाह, हसन साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, कि उसको एंटी करप्शन के थ्रू अंदर तो करवा दिया मुनव्वर धाराजो साहब को। अब एक प्लॉट, दूसरा 27 हो गए, 6 क्लिफ्टन से निकल आए, 7 वहाँ से निकल आए। बिला आखिर वकीलों ने कहा कि भाई जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे ये मामला तय नहीं होगा। उसको बाहर निकालना पड़ेगा। धाराजो, बहुत बड़ी धाराजो फैमिली इन्वॉल्व हुई, उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के वो सारे अंगूठे और टिकट और फलान करके वो प्लॉट वापस हो तो गया, लेकिन वो सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती से वापस हुआ, वरना ऐसी कोई कानूनी शिक मौजूद नहीं थी। साहब भाई वकील ने बताएंगे, कोई कानूनी शिक मौजूद नहीं थी, कोई काम इतना पक्का हुआ था कि एक ने बेचा दूसरे को बेच दिया। अब ये साबित ही नहीं हो पा रहा था कि वो प्लॉट जो है ना वो सदर मुमलिकत की हमशीरा ने अपनी खाला से लिया है। वो बात साबित ही नहीं हो पा रही थी कहीं से। वो तो फैमिली इतनी इन्फ्लुएंस में थी कि ये काम हो गया और करवा लिया, और उसकी वजह से चीज़ें खाते सीधे करने पड़ गए। वरना ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं कि वो कहते भाई जो फाइल दिखा रहे हैं वो तो ओरिजिनल फाइल है। किस तरह चेंज? बख्शी साहब ये बताइए वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि हमेशा जब बात की जाती है लैंड रिफॉर्म की, फिर डिजिटाइजेशन की, डिजिटलाइजेशन की, और जरूरी नहीं है कि आगे ना बढ़ा जाए। पंजाब में कुछ काम हो रहा है, यकीनन वहां पर काम हो रहा है और यहां पर भी होना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए मेरे हिसाब से वे फॉरवर्ड सबसे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़रूरी, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। जब तक क्राइम करने वाले को, क्रिमिनल को ये इत्मीनान है कि उसके खिलाफ कोई काम नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई केस साबित नहीं हो पाएगा और सालों लग जाएंगे, 40 साल, 20 साल, 30 साल, तो यकीनन क्राइम का रेशो भी बढ़ता रहेगा, वो परवान चढ़ता रहेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में लाना ज़रूरी है। इसी तरह डिजिटलाइजेशन, देखिए जब तक आप इसको डिजिटलाइज नहीं करेंगे, लैंड रिकॉर्ड को, ट्रांसफर्स को, ज़मीन का ऑक्शन नहीं करेंगे, देखिए ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। और उसके बाद आप इंश्योर नहीं करेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर को काम दे दिया जाए। देखिए कुछ भी कह लें, हमारी 2 राय 3 राय ज़रूर हो सकती है केई के बारे में, बट जब से केई प्राइवेटाइज हुई है सो सर्विस बहुत सारे इलाकों में बहुत बेहतर हो गई है। यस, कुछ बातों पे हमारा इत्तेफाक नहीं होगा, हम जो वो कर रहे हैं, पैसे बढ़ गए, ये हो गया, बट जो आज निज़ाम है ना जनाब, इसके बाद तो बाकी कराची जैसे शहर में यकीन माने लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे हैं। क्यों? और सही डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी जान, उनकी माल, उनकी इज्जत महफूज है कि नहीं। और जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और हुकूमत बड़ी इसमें इंसेंटिवाइज भी करती है और बहुत इस तरह की पॉलिसीज भी आई, तो ऐसे में कितने बड़े हर्डल्स होते हैं। ये हमारा रेड टेपिज्म, और उसके बाद ये हमारी जो ये ब्यूरोक्रेसी है, और फिर जो करप्शन ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, ये कितना बड़ा हर्डल आती है। देखिए मैं इसकी मिसाल यूँ दूंगा, दुबई में एक कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी, 3 घंटे में $1.5 बिलियन का माल बेच देती है, और हमारा जैसा मुल्क 24 करोड़ का 7 बिलियन 5 साल की IMF की ट्रांची के लिए कितना घूमता और परेशान होता है। देखिए इस मुल्क में बहुत मौके आज भी हैं, पर हमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, हमें कोर्टों को सीधा करना पड़ेगा। ये सैफ भाई ने सही कहा है कि यकीन माने इस वक्त जो निज़ाम है ना, इस वक्त तो लोग अनफॉर्चुनेटली कोर्ट से भी मायूस हो चुके हैं।
वो कहते हैं कि वहां पर भी जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां जहां ये सोच डेवलप हो जाए तो फिर आप मुझे बताइए कौन सरमायाकारी करेगा। मेरे जैसा आदमी हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पाकिस्तान, स्पेशली इन सिंध एंड कराची, मैं भी मजीद सोचता हूँ कि यार अगर मैं आज बचा हुआ हूँ तो इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है और मेरे वालिदैन की दुआएं। मतलब यहाँ पर जो 2 नंबर और डाकू और बदमाश है ना, वो इतने हावी आ चुके हैं कि उनको फेस करना आसान नहीं है। सो ये तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, मैं कहता हूँ जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये कराची वाले क्या कह रहे हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है कराची में कि कराची के लोग कराची में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। ठीक, तो कराची के लोग कराची में पैसा लगाने को तैयार नहीं, ये इतना बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो क्यों है? सैफ साहब से पूछेंगे। विद छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। सैफ साहब, कराची के लोग कराची में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट। और फिर अगर हम डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें, इन्हीं अगर आप कोई सेल डीड वगैरह लेकर जाते हैं, आप ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं, आप म्यूटेशन की तरफ जाते हैं, और इतना कम्बरसम प्रोसीजर है, ऐसा लगता है कि मतलब वो जुएशीर जो है वो लाने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं, सारे काम जो है वो आनन फानन हो जाते हैं इस तरह के ग्रुप्स के। तो ये इसको क्रैक करना, इसको तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है मौजूदा हालात। इमरान भाई, मैं आपसे बिल्कुल यानी इस यकीन के साथ कहता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। पूरा निज़ाम अगर आप स्क्रैप नहीं करेंगे, ये कैंसर की तरह जड़ों में बैठ गए हैं। मैं आपको बताऊं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है करप्शन रोकने के लिए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट से भत्ता बांध रखा है, हर डिपार्टमेंट से। मैं यूनियन कमेटी का चेयरमैन हूँ, 246 कराची में यूनियन कमेटीज़ हैं। हर यूनियन कमेटी से मंथली पैसे लेते हैं, उसके सेक्रेटरी को बुला के धमकाते हैं। मैं एंटी करप्शन के चेयरमैन से मिला, मैं डायरेक्टर जनरल से मिला, मैंने कहा कि तमाम यूसीज को इकट्ठे नोटिस भेज रहे हैं, तमाम यूसीज ने क्या जुर्म कर दिया, लेकिन आज तक वो सिलसिला नहीं रुका। टाउन्स को नोटिस भेजते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल वालों से पैसे वसूल करते हैं, सब रजिस्ट्रार, ये डिपार्टमेंट रोकने के लिए ये पैसे वसूल कर रहा है। अदालतें, मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन, सब डिजिटलाइजेशन हो गई, ये चीज़ें, ये तो सारी माइक्रो फिल्मिंग हो रही है, सारी चीज़ें कम। उसने जो सारा धंधा किया ये इसी में तो किया, उसने सारी चीज़ें कंप्यूटराइज कराई, उसने सारी चीज़ें माइक्रो फिल्मिंग कराई। इस वक्त जो भी वो सेल डीडें मैंने कुछ देखी हैं, वो सारी की सारी माइक्रो फिल्मिंग हुई हुई है। पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन चलाने वाले तो इंसान ही है ना। वो इंसान जब खुद बेईमानी पर उतरे हुए हो, मतलब हम कह सकते हैं कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज, बिल्कुल। तो ये कुछ भी नहीं होगा इस तरह बातें करने से। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ सोचना, अगर आप नहीं तो क्या करें, आप बताएं ना, सर्जिकल स्ट्राइक करें, क्या करें सिस्टम के ऊपर? देखिए, जो सिस्टम बनाने वाले हैं ना, उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने इस सिस्टम को किस तरह बनाया है और किस तरह चल रहा है। देखिए, उनके इल्म में सारी की सारी बात आ चुकी है। हर आदमी को, बच्चा ये बात जानता है कि ये सिस्टम किस तरह। देखिए, ये लोग जो जराइम कर रहे हैं ना, बिल्डिंग कंट्रोल वाले, सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले, कोऑपरेटिव, यकीन माने पुलिस वाले उसके मुकाबले में फरिश्ते हैं। ये बात मैंने बख्शी साहब के सामने, सईद गनी साहब एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें भी कही थी। मैंने कहा भाई, पुलिस वाले तो बेचारे छोटी मोटी रिश्वत देते हैं किसी आदमी को तंग करके, लेकिन ये लोग जो हैं, ये तो कराची को बर्बाद कर रहे हैं, ये कराची की जड़ों में बारूद लगा रहे हैं, इन्होंने तो कराची को ख़त्म कर दिया। आप बताइए कि पूरी कराची के अंदर लोग किस तरह पैसा लगाएंगे। आप जिस प्रॉपर्टी, देखिए, एक बात बख्शी साहब से भी मैं कहूँगा, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, मुझे आप ये बताइए, बिल्डर बुकिंग करता है एक आदमी को, उसका प्लॉट, उसकी जो उसका फ्लैट है, देता ही नहीं है, उसको 10 साल आगे लगा। जी बख्शी साहब प्लीज कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। देखें सैफ साहब, यकीनन जो बात कह रहे हैं उसमें हकीकत होगी, पर मैं कभी हर जगह ये कहता हूँ कि आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये अगर सैफ साहब तमाम बिल्डर्स के लिए कह रहे हैं तो ये तमाम के लिए नहीं कहता। यस, अच्छे बुरे हम में भी हैं, हाँ। जैसे कि हर जमात में मौजूद हैं। सही। देखिए, हमें हमारा रोल ये होना चाहिए, अच्छों को आगे लाएं और जो बुरे हैं उनको मजबूर करें कि वो भी अच्छों की तरफ आगे खड़े हों। ठीक है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है जी इख्तिदार साहब, ये तो जाहिर है कि इस तरह की केसेस फिर और सामने आएंगे। सिस्टम जो है इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, कैसे करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, अजरक वाली फाइल बना दें, हो सकता है कुछ तब्दीली आ जाए।
मैं चाह रहा था किसी सीरियस मोड के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इक़्तिदार अनवर आपका भी, और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आपका भी, और हसन बख्शी साहब आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।